दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को अब 10,000 की जगह 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा और निदेशकों को 7,000 से बढ़कर 17,000 रुपये महीना मिलेगा। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि ये शिक्षकों के साथ धोखा है। उनका तर्क यह है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, इनका समायोजन अखिलेश यादव की सरकार में एज ए सहायक शिक्षक के पद पर हो गया था और इन सभी लोगों को 42-43 हजार रुपया महीना मिलता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से इनका समायोजन रद्द कर दिया गया, तो योगी सरकार ने इन लोग का मानदेय, जो समायोजन के पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय था 3,500 रुपये, उससे बढ़ाकर 10,000 कर दिया। और अब चुनावी साल है, 1 साल से कम समय में चुनाव की घोषणा होनी है, तो उस 10,000 को बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। विवेक जी, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मित्रों की का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ठीक है, आपकी सरकार उनको 40-42 हजार रुपया दे रही थी, तो आप लोगों ने समायोजन किया था सहायक अध्यापक के पद पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आप तो खुदे वकील हैं। देखिए, विरोध करने की बात नहीं है सर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आनी जरूरी है कि जो शिक्षक सम्मान से पहले महंगाई के अनुसार 40 से 42 हजार रुपए तनख्वाह पाते थे, जिनका बेसिक ग्रेड पे 34,000 के आसपास होता था, उनको भत्ते मिला के 40-42 हजार रुपए देने का काम सरकार कर रही थी समाजवादी पार्टी की। और 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों को अचानक एक दिन सरकार आती है, पलट देती है, आदेश जारी करती है और उनको 10,000 रुपए। सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस समायोजन को रद्द कर दिया। पहले बात सर, आप ठीक बात, तो वकील हैं, विद्वान आदमी है। नहीं, मैं समझ गया आप जो जिस केस की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि समायोजन रद्द हुआ, तो समायोजन रद्द होने का मतलब ये नहीं था कि इन शिक्षकों को दोबारा एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो विभागों में रिक्तियां आज भी खाली पड़ी हैं, बहुत सारी, लाखों रिक्तियां खाली पड़ी हैं शिक्षकों की। चाहती अगर सरकार की नियत होती तो इनको समायोजित किया जा सकता था अन्य पदों के अनुसार। लेकिन जो ग्रेड पे घटाने का काम किया गया, सीधे 10,000 रुपए कर दिया गया। और उसके बाद अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सरकार को इन शिक्षकों की याद आई है। तो मुझे लगता है कि सरकार की स्थिति स्पष्ट है कि भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार की स्थिति जो संकट में दिखाई दे रही है, सरकार को अपनी कुर्सी जाती हुई, अब उनको ये घुमा करके लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन शिक्षकों ने जो पूर्व में महंगाई को झेला, जिन पूर्व में कुछ शिक्षकों की मृत्यु भी हुई ऐसे दुखद घटनाओं के कारण, ऐसे गलत निर्णयों के कारण, तो मुझे लगता है कि उनके परिवारों को भी जवाब देने की आवश्यकता है। पहले सरकार उनके परिवारों को जवाब दे दे। लेकिन सवाल ये कि विवेक जी, ये फैसला सरकार ने 2017-18 में लिया था। शिक्षा मित्रों ने जबरदस्त आंदोलन किया और लगा भाई मैं जरा समझना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया तो ये लोग शिक्षा मित्र रूप में तो बरकरार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको, जो अखिलेश यादव ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था, उसका फैसला रद्द किया था। ठीक बात, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो आपकी सरकार में शिक्षा मित्र को 3,500 रुपए मिलते थे। अब योगी सरकार का कहना था कि जब ये शिक्षा मित्र दोबारा बने तो हमने इनको 10,000 दिया। तो कह रहे कि हमने 3 गुना बढ़ा दिया था तब। अब नहीं, देखिए, दो बातें हैं। हाँ। हमने सहायक अध्यापक के पद पे अगर इनको समायोजित किया था और अगर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त भी किया, तो इन शिक्षकों के अनुभव के आधार पे सरकार चाहती तो इनको अलग व्यवस्था दे करके समायोजित कर सकती थी इसी ग्रेड पे। लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती थी। एक छोटा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैसे देखिए, ये सरकार जो है शुरू से, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, चाहे केंद्र में भाजपा सरकार, शुरू से एक ऐसा मंतव्य लेके चली है कि शिक्षा से दूरी बना करके रखे और शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक प्रारूप में कार्य हो सकते थे उन कार्यों को न करके इसने शिक्षा के पूरे मॉडल को ध्वस्त करने का कार्य किया। प्राथमिक विद्यालयों का निजीकरण करने का कार्य किया, प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालयों को सौंपने का कार्य किया। शिक्षा मित्रों की बात करिए, अगर चाहे प्राथमिक शिक्षकों की बात करिए, चाहे सहायक अध्यापकों की बात करिए, लगातार रिक्तियां खाली पड़ी है, लेकिन ये सरकार भर्ती करने में इच्छुक नहीं है। उससे बड़ी बात, योगी सरकार की पहली उपलब्धि आपको याद है? जब योगी सरकार आई थी, आते ही उसने सबसे पहले 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती को रोकने का काम किया था।
और वो सिर्फ इसलिए कि एक शब्द जुड़ा था उर्दू, जबकि ऐसा नहीं कि उसमें केवल मुस्लिमों ने अप्लाई किया था, उसमें कई अन्य जातियों के भी लोग ऐसे थे जिन्होंने उर्दू में बाकायदा एमफिल या पीएचडी कर रखी थी, बाकायदा वो भी चाहते थे कि उनकी नौकरियां लगे, लेकिन सिर्फ एक उर्दू शब्द के कारण योगी सरकार ने 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती रद्द कर दी, जबकि वो हाई कोर्ट से भी जीते, उसके बाद भी उनको समायोजित नहीं किया गया। तो ये सरकार शुरू से शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध कार्य करती है। ये चाहती है कि युवा केवल नारे भंडारे में व्यस्त रहे, धर्म की रूपरेखा के बाहर, धर्म के प्रारूप के बाहर बात न करे, अपने अधिकारों से वंचित रहे। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं अधिकतर, और देश के अंदर जो शिक्षा की नीति है, शिक्षा के मॉडल को ध्वस्त करने का जो कार्य हो रहा है, आज वो स्थिति ये हो गई है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया जा रहा है, ये कहकर कि वहां बच्चे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था बहुत पहले, आपको याद होगा, कि अधिकारियों को भी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। क्या वो सार्थकता से आज तक सरकार सुप्रीम कोर्ट को बहुत मानती है तो उसको भी लागू करवा लेती? अगर सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश मानती है सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट तो तमाम आदेश जारी करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी जाएगी, सरकार मान ले। और जितनी योजनाएं चल रही हैं जो मुफ्त में बांटने का काम इन्होंने बिहार में किया, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, सरकार रोक दे इन योजनाओं को। तो देखिए, जहां सरकार को फायदा होता है वहां सरकार बिल्कुल आंखें मूंद लेती है, तब सुप्रीम कोर्ट का कोई दिशा निर्देश इनको नहीं दिखाई देता, तब सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं याद आता है, तब सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं याद आता। 69,000 शिक्षक भर्ती आपको याद होगी, हाई कोर्ट से जीत गए थे वो लोग, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको समायोजित किया जाए, लेकिन सरकार क्या हुआ, सरकार ने आज तक उस भर्ती को समायोजित किया और न सरकार उसमें कोई इच्छुक दिखाई दे रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सवर्णों के बच्चे ओबीसी में, एससी के कोटे में पाए गए, बताइए क्या कहा जाएगा? सरकार बाकायदा जिस प्रकार से पूरे शिक्षा के मॉडल को बेचने का काम कर रही है, नेशनल एजुकेशन बिल लेकर के आई, यूजीसी एआईसीटीसी जैसी बॉडी को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, पूरे विश्वविद्यालयों पे एक केंद्रीकरण करते हुए नियंत्रण लेने का प्रयास कर रही है। ये सरकार केवल और केवल संस्थाओं की आड़ में और धार्मिक मुद्दों के आधार में धर्म का संचय करने के इच्छुक दिखाई देती है। इसके अलावा ये सरकार कहीं भी इन विभागों के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करिए, आधुनिक प्रारूप, आधुनिक मॉडल और एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विफल साबित हुई है। अरे लेकिन सर, 10,000 रुपया महीना मिल रहा था, शिक्षा मित्र लगातार बात कर रहे थे, कम से कम कभी सरकार के अच्छे काम की सराहना कर दिया कीजिए। अब अप्रैल से मिलेगा। बहुत अच्छे काम है, मैं तो कह रहा हूँ सर, 42,000 रुपए बहुत कम होते थे, 42,000 रुपए बहुत कम थे, 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। इतना खर्च करने के बाद भी देखिए बचा नहीं पाएंगे शिक्षा मित्र, मतलब कहाँ रखेंगे पैसा, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। हम तो 42,000 दे के गलती कर रहे थे, चूंकि शिक्षकों को समझ में नहीं आया। मैं तो आज खुल करके आपके सामने एक बात कहूंगा, ये जो शिक्षक संघ या जो इस तरह के संगठन बना के लोग बैठे हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो ये लोग डीलिंग करते हैं सरकार से, और शिक्षकों की मान मर्यादा के साथ शिक्षकों के भविष्य को बेचने का काम करते हैं। तो शिक्षक पहले अपने उन संघ और उन संगठनों के लोगों, पदाधिकारियों से पूछें कि उनको बेचने का काम कौन कर रहा है, उनके भविष्य को असुरक्षित करने का कार्य कौन कर रहा है। भाई कुछ लोग तो चंद लाभ लेकर के निकल जाते हैं, उनके पीछे तो 10-20,000 शिक्षक खड़े हैं, उनका भविष्य बिक जाता है। लेकिन नहीं विवेक जी, आपने जब बात की तो मुझे याद आया 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया 3 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक रैली थी यहाँ पर बिजनौर रोड पे, मोहन सिंह यादव की। वहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आए थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, और उनके प्रतिनिधिमंडल से मोहन सिंह यादव ने बात भी की थी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन छात्रों ने कहा, क्योंकि सरकार, भाजपा सरकार में हमको नौकरी नहीं मिली है और हम लोग क्वालिफाई किए हुए हैं, हमारे आरक्षण को छीना गया है, और हम लोग जाएंगे अपने अपने जिले, अपने अपने गांव, भाजपा को हराने के लिए प्रचार करेंगे। और मैंने उन सब छात्रों से बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ था। आप ये सोचिए कि उन छात्रों ने प्रतिज्ञा ली तो सही साबित हुई। लोकसभा चुनाव में तो आप भाजपा हार गई आपसे, आप लोग की 43 सीटें आई, भाजपा गठबंधन की 36 सीटें आई। अब हो सकता है उस सब मुद्दों पे सरकार ने सोचा होगा, 24 का है तो 26 में सोचा कि 26 से दे दो। और एक पत्रकार साथी वो कह रहे हैं कि बटुक ब्राह्मण बाटुकों की चोटी खींची गई, उससे बड़ी नाराजगी है, उन सब खबरों को दबाने के लिए ये सब घोषणाएं की जा रही हैं। देखिए, सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये बात सत्य है
कि जब भाजपा सरकार कहीं फंस रही होती है तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ देती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बटुकों के मुद्दे पे सरकार कितनी भी घोषणाएं कर ले, इस मुद्दे पे सरकार नहीं आगे किसी का ध्यान भटका पाएगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे उस समाज से जुड़ा हुआ है जो समाज अपनी आंख कान हमेशा खुली रखता है, अपनी चेतना से जीता है ये समाज, जो कि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो शंकराचार्य भगवान के भक्तों से जुड़ा समाज है। अब वो समाज में कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का आधिपत्य है, वो शंकराचार्य भगवान में आस्था रखने वाला कोई भी जो उनका अनुयायी है, वो किसी भी समाज का हो, ये सीधे सीधे अपने गुरु की अवहेलना, अनदेखी, अपमान से जुड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि इस बात को भाजपा भी समझने में चूंकि असमर्थ है, क्योंकि भाजपा में परंपरा है गुरुओं के अपमान की। भाजपा में परंपरा है कि गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर के पहले सत्ता हासिल करो, फिर उनको दरकिनार करो। लाल कृष्ण आडवाणी इसके परम पूज्य, मुझे लगता है, एक उदाहरण साबित हुए हैं। अटल बिहारी जी का पूर्व में जो वृत्तांत रहा, जो उन्होंने अपनी मंतव्यों को स्पष्ट किया, भाजपा उन मंतव्यों से बहुत दूर है। तो ये तो भाजपा की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। विवेक जी बताइए, विधानसभा में तो योगी जी ने कहा कि जब वो शंकराचार्य थे तो आप माता प्रसाद पांडे से पूछा कि आपकी सरकार ने उनको लाठीचार्ज क्यों किया, तब आपको याद नहीं आया कि वो शंकराचार्य थे? अब चूंकि आप विपक्ष में हैं, देता हूं। नहीं, ये बात आनी बहुत जरूरी है। जब वो वृत्तांत हुआ तो योगी जी ने ये नहीं बताया कि प्रशासन ने जब जांच की तो उसमें ये भी पाया कि भाजपा के लोग ही पीछे खड़े होकर के शंकराचार्य के पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये पत्थरबाजी की कला भाजपा, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लाठीचार्ज हुई, लेकिन उसके पहले पत्थरबाजी हुई थी। इस वृत्तांत को भी आप लोगों ने मीडिया में रहते हुए कवर किया था और उसमें भाजपा के लोग ही निकले पत्थरबाजी करने वाले। शंकराचार्य भगवान की आड़ में पत्थरबाजी की जा रही थी। प्रशासन ने जब पत्थरबाजी हुई तो उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए बिल्कुल लाठीचार्ज किया, लेकिन वहां गलती ये हो गई, चूंकि शंकराचार्य भगवान सबसे आगे थे तो लाठियों का प्रहार उन पर हो गया। और उस घटना का संज्ञान आते ही तत्काल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एफआईआर दर्ज करके जब जांच करवाई तो उसमें भाजपा के लोग शामिल पाए गए, संलिप्त पाए गए। और इसी बात के अपने प्रायश्चित का बोध लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शरणागत हुए, उनसे पहले क्षमा याचना की। उनसे क्षमा याचना प्राप्त होने के बाद उनके निर्देश पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो कि उस समय शंकराचार्य नहीं थे, उनसे भी क्षमा याचना की गई, बाकायदा शरणागत हुए। और आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जब बाकायदा शंकराचार्य उस पीठ के घोषित हो चुके हैं, तब शंकराचार्य जी से माघ मेले में, उसके बाद पिछले कुंभ में बाकायदा आदरणीय अखिलेश जी ने जाकर के पुनः दर्शन उनका किया, उनसे आशीर्वाद लेके, मार्गदर्शन लेकर के आज केदारेश्वर महादेव मंदिर की रूपरेखा निर्मित हो रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जो भाजपा के लोग आदरणीय अखिलेश जी के उस घटना का, हमारी सरकार के वृत्तांत का बार बार उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करके क्लीन चिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कहिए, या वो सुन रहे हो तो उनको भी इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह से एक विशाल व्यक्तित्व की महत्वता को दिखाते हुए जाएं, आदर्श स्थापित करें। वो शरणागत हो गए थे, आप भी शरणागत हो जाइए। योगी जी को शरणागत होने से कोई रोक थोड़ी रहा है, समाजवादी पार्टी थोड़ी रोक रही है। लेकिन जब आपके अंदर प्रचंड, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि शायद, ये दावा है, देखिए मेरा नहीं, ये दावा है सोशल मीडिया पे कि संघ प्रमुख आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी ने योगी जी से कहा कि आप सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य जी से माफी मांग लीजिए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तब अगले दिन ब्रजेश पाठक जी ने बटुकों से माफी मांगी और वो बटुकों का आदर सम्मान किया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तरफ तो योगी जी उनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, दूसरे तरफ ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं वो तो पूजनीय है, और बटुकों का जो अपमान हुआ उसकी सजा आज नहीं तो कल आपको भुगतनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा पाप होता है। उसके बाद वो बाकायदे कैमरे, 14, 15, 16, 20 कैमरों के बीच में वो बटुकों का सम्मान करते हैं। और अमितेश्वरा जी, शंकराचार्य जी इस पे हंसते हैं, कहते भाई आपने जब अपमान किया, अब बाद में सम्मान करने से क्या फायदा? नहीं, इसमें दो बातें आनी बहुत जरूरी है। एक तो देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया से, ट्विटर हैंडल से गोरखनाथ मंदिर के एक वीडियो ये डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैंने डाउनलोड कर रखा है कि इसको हटा ना दिया जाए, और हटा भी दिया जाए तो इसकी सत्यता को कम से कम दुनिया देखे कि ये वीडियो है 8:30 पे अपलोड हुआ है। 2 अप्रैल 2024 को 98.5 के व्यूज हैं इस पे, और ये श्री गोरखनाथ मंदिर ने डाला है।
श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अमृतेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। तो अब मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी को ये बात समझनी चाहिए कि इस पर सवाल उठा करके, शंकराचार्य भगवान पे सवाल उठा करके वो स्वयं अपनी पीठ पे सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये उनका ट्विटर हैंडल उनके जो मंदिर से संचालित होता है, ये कौन चला रहा है? क्या उनको इस बात की क्या उनको संज्ञान नहीं है? बात है यहाँ पे हठ धर्मिता की। नहीं, बात है यहाँ पे केवल हठ धर्मिता की। मेरा सवाल ये था कि आपने सुना नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैंने सुन लिया सर, ये पहले सवाल का जवाब था आपके। दूसरे सवाल में पाठक जी की जो चर्चा आई बटुकों के पूजन को लेकर, जी ने जो कार्य किया है, चूंकि पाठक जी ने कार्य तो किया है, वो तो प्रशंसनीय है, लेकिन वो पाठक जी ने कार्य बड़ी देर से किया है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। समय, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय, चूंकि योगी जी के अंदर हठ धर्मिता है, वो नहीं झुके, तो पाठक जी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आगे लाया गया हो, लेकिन समय बहुत आगे निकल चुका है, लक्ष्मण रेखा को, लकीर को क्रॉस कर। आवाज चली गई। वैसे सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 21 जनवरी की घटना है और माफी मांगी जा रही है 18 फरवरी। वही भाषा, जी नहीं, कल एक चैनल पे बैठा था, वहां भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल वही भाषा कह रहे थे जो भाषा योगी जी कह रहे थे। तो मुझे लगता है इस बात को पहले तो समझना पड़ेगा कि पहली बात तो कर दी, टाइमिंग बहुत देर मैटर करती है। टाइमिंग मोहन भागवत जी थे उस समय लखनऊ में, उस समय ये कार्य किया गया। दूसरी बात, मान लेते हैं कि इससे अगर लाभ होना भी होगा तो कुछ प्रतिशत का लाभ केवल ब्रजेश पाठक जी को व्यक्तिगत हो सकता है बतौर समाज की वजह से, लेकिन अगर भाजपा को अगर आप देखते हैं कि इससे कोई लाभ होना है तो ये भाजपा लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुकी है। अब तो लंका कांड का समय है सर, अब तो लंका कांड का अध्याय शुरू होगा। भाजपा रूपरेखा लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुकी है। ब्रजेश पाठक जी को हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लाभ मिल जाए बतौर समाज में ब्राह्मणों का सम्मान करने को लेकर के, लेकिन इसमें भी एक बात आनी जरूरी है, उन बटुकों का सम्मान नहीं हुआ है जिनका अपमान किया गया था, और ना उन बटुकों से किसी ने माफी मांगी है। आप क्या कह रहे हैं कि भाजपा ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली? लंका कांड का समय मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। इसका सीधा सीधा अर्थ है 40 दिन का समय आदरणीय शंकराचार्य भगवान ने उनको दिया था भाजपा की सरकार को, और 40 दिन का वो संकल्प पूरा होने के बाद मुझे लगता है 11 या 20 मार्च के आसपास वो स्वयं लखनऊ प्रस्थान करेंगे। लखनऊ के माध्यम से दिल्ली तक का प्रस्थान उनका होना है, और उसके बाद जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का एक संकल्पित उद्देश्य है, उस दिशा में बटुकों के अपमान को लेकर के, उस दिशा में इन सारे मंतव्यों पे शंकराचार्य भगवान और उनके अनुयायी बिल्कुल दिल्ली कूच करने की योजना में है। वो उन्होंने घोषणा कर रखी है, कोई योजना भी नहीं है, वो उन्होंने घोषित कर रखा है। और उसमें हो सकता है, जहां तक मुझे सूत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी मिल रही है, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान शायद उस फिर आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक तरफ शंकराचार्य जी को ने लखनऊ आने का आह्वान किया, विवेक जी आपकी आवाज चली गई थी। धर्म संसद का आह्वान प्रतीत होता है, और मुझे लगता है कि अगर ये धर्म संसद आयोजित होगी तो इसमें भाजपा के प्रचंड अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये स्थिति तो स्पष्ट है। तो मतलब एक बात आप बताइए, पहले आप केशव मौर्य जी, एक भाजपा में कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है। केशव मौर्य जी पूज्य शंकराचार्य जी से अनुरोध कर रहे थे कि आप हम क्षमा कर दीजिए, स्नान कर लीजिए, गंगा स्नान किए, माफ कीजिए, बिना संगम में स्नान किए इस बार मांग मेले से लौट गए। अब बटुकों से माफी मांग ली ब्रजेश पाठक जी ने, तो ये क्या है आपकी नजर में, क्या है? क्योंकि अभी अचानक से ब्राह्मण वोटर बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। अखिलेश जी की भी नजर है, बहन जी की भी नजर है, और भाजपा तो किसकी तरफ जाएगा ब्राह्मण वोटर आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो इस बात को, स्थिति को स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे मीडिया थोड़ा सा भटक रही है। 3 उद्देशित लक्षित कार्य जो भाजपा के लोगों ने किए हैं पूर्व में कुछ चल रहे हैं। भाजपा वास्तव में 17-18% जो सवर्ण हैं उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी तरह से अब दरकिनार कर रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा 80 बनाम 20 की जो बात कर रही थी, वो वास्तव में अब ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी दलित पिछड़ा की लड़ाई पे आ गई है। ये अगर सवर्णों के अंदर थोड़ा भी भ्रम है कि भाजपा सवर्णों के लिए इस समय खड़ी है या खड़ी होने का प्रयास कर रही है, तो इस बात को ऐसे समझिए कि इस समय जो वर्तमान में कुछ जो भाषण अमित शाह जी के या मोदी जी के प्रचलित किए जा रहे हैं, बाकायदा चलाए जा रहे हैं,
उन बयानों को सुनिए पहले, जिसमें कि केवल दलित पिछड़ों के हक की बात हो रही है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से ये यूजीसी लेकर के आए, यूजीसी लाने का उद्देश्य ये था कि सवर्णों को सीधा सीधा संदेश दिया गया। भाजपा ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। भाजपा 80 बनाम 20 की लड़ाई में खुद कूदने के लिए तैयार है। उसको 20%, क्योंकि देखिए सवर्णों को शुरू से एक मंतव्य के रूप से नैरेटिव सेट करके रखा गया कि भाजपा के अलावा सवर्णों का कोई हितैषी नहीं है, सब भाजपा के अलावा सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद पैरेलली जो बीएसपी को एक्टिवेट किया गया, या बीएसपी जिस तरह से एक्टिवेट हुई ब्राह्मणों को लेकर के, दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी, मूवमेंट की, अंबेडकर मूवमेंट की पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रही है, न कि दलितों की बात कर रही है। इस समय ये नैरेटिव बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दिया जा रहा है। अगर सवर्णों को ये लगता है कि भाजपा उनकी हितैषी है या भाजपा उनके हित में कार्य कर रही है, तो ये बात बिल्कुल अनुचित है। ये बात जान लीजिए, भाजपा केवल और केवल दलित अल्पवर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, चूंकि उसमें जो मुस्लिम प्रतिशत है वो उनको वोट नहीं देगा। फिर भी 64-65% का जो वोट बैंक है, भाजपा उस पे सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। और ये जो लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी है ब्राह्मण ठाकुरों ने कि भाजपा उनकी हितैषी पार्टी है, तो देखिए जब बैठक हुई उत्तर प्रदेश में सबसे पहला मैसेज दिया गया केवल ब्राह्मणों को नोटिस के माध्यम से। तो ये बिल्कुल इस बात को आप भूल जाइए कि ब्राह्मणों या सवर्णों को भाजपा साधने का प्रयास कर रही है। आगामी चुनाव में भाजपा ने जो पिछले चुनाव का डैमेज है उसको देखते हुए केवल और केवल वो 80 बनाम 20 की लड़ाई में मुस्लिमों को भी हटा दीजिए, तो 65-64% के आसपास जो दलित ओबीसी वर्ग है उसको साधने का प्रयास कर रही है, उसमें सेंध मारनी करने का प्रयास कर रही है। तो ये सवर्णों को अब निर्धारित करना है, डिसीजन लेना है कि वो किस दिशा में अपना भविष्य देख सकते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई उत्तर प्रदेश में। पहले कुटुंब की बैठक होती है, फिर ब्राह्मणों की बैठक होती है, फिर कुर्मियों की बैठक होती है, लोध की बैठक होती है। लेकिन इन चारों बैठक में जो नोटिस जारी की केवल ब्राह्मणों को जारी की गई। तो ये सीधा संदेश है कि ब्राह्मण वर्ग विरोध नहीं करेगा, ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण वर्ग जो है उसको विरोध करने का अधिकार नहीं है, वरना उसका दमन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ब्राह्मणों को भाजपा में ये लगता है कि भाजपा उनकी हितैषी या उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, तो यूजीसी को ढंग से पढ़ लें। मैं बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। अच्छा विवेक जी, एक अंतिम में बात है, क्योंकि क्या शिक्षा मित्रों के साथ अगर सपा की सरकार आएगी तो कोई, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा कि समाजवादी पार्टी का वादा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 55,000 रुपया महीना देंगे, ऐसे की योजना है क्या? सर देखिए, योजना नहीं है, ये हमारी घोषणा है। जो हमने इनको ये जो हमने इनको एक आदर्श जीवन देने का प्रयास किया था पूर्व में भी, हम आगे भी वो प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से कई विभागों में अगर आप देखिए वेतन विसंगतियों की बात आए, तो वेतन विसंगतियों की उत्तर प्रदेश में कमेटी ना, आपने ये घोषणा कर दी कि सपा की सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों को 55,000 रुपया महीना मिलेगा 27 में। बिल्कुल दिया जाएगा, उनका समायोजन भी किया जाएगा, उनको बिल्कुल दिया भी जाएगा। क्योंकि वर्तमान महंगाई दर के अनुसार 18,000 कहीं से भी पारिश्रमिक उचित नहीं है। वर्तमान महंगाई दर के हिसाब से पारिश्रमिक उचित नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं, वेतन विसंगतियों की कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों पे कभी कार्रवाई नहीं होती, और वो रिपोर्टें भी वही होती हैं जो सरकार के मंशा के अनुकूल होती हैं। चलिए, तो निष्पक्षता का भाव तो समाप्त है। दूसरा, आप कहने कि ब्राह्मण अब भाजपा को वोट नहीं देगा, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज इस बात को गंभीरता से तय कर ले अपनी बैठकों में। कारण उसका है, भाजपा ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ब्राह्मण रहे या न रहे, भाजपा साधने का प्रयास कर रही है केवल 65-64% दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को। उसका बाकायदा मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया आपके सामने। पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, ये 3 मुख्य घटनाएं इसका प्रमाण है सर। ये 3 मुख्य घटनाएं इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है सालों साल से, अब उसको ब्राह्मण के रहने या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता। 19 बनाम 64%, 19% की डैमेज भाजपा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि ब्राह्मणों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि उनके पास विकल्प नहीं है। अब ये ब्राह्मणों को तय करना है। आपको पता है, हमारी समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हमने समाजवादी श्रवण योजना एक चलाई थी, जिसमें कि समाज के वृद्ध लोगों को सरकारी खर्चे पे 4 धाम की यात्रा कराने का निःशुल्क प्रावधान हमने किया था। और हम बाकायदा वो यात्रा संचालित कर रहे थे। इस सरकार ने उसको बंद करने का काम किया कि अतिरिक्त व्यय बढ़ रहा है।
अब जिस परिवार में वृद्ध हैं, जिस परिवार के बच्चे मान लीजिए कि अपने परिवार के लोगों को नहीं करा पा रहे हैं दर्शन यात्रा, तो अगर समाजवादी पार्टी ने उस जिम्मेदारी को उठाया तो ये धर्म की सरकार, धर्म के नाम की सरकार, धार्मिक घोषणाओं को इसने रोकने का काम किया। जबकि हमारी सरकार में वो निःशुल्क यात्रा हम संचालित करते थे IRCTC के माध्यम से। और एक बात मैं आपके सामने रख दूं, उत्तर प्रदेश में हम जब हमारी सरकार थी 900 से अधिक संस्कृत विद्यालय थे जो संचालित किए जा रहे थे सरकारी अनुदान के माध्यम से। आज उनकी संख्या घट करके 212 से भी कम है। लखनऊ का गंज में एकमात्र संस्कृत विद्यालय भी बंद हो चुका है। हमने 109 करोड़ रुपए की 10 एकड़ भूमि हमने मुफ्त दी थी हम लोगों ने, और संस्कृत विद्यालय का हम बाकायदा निर्माण हमने आधारशिला रखी थी। आज वो कहां तक पहुंचा है? 109 करोड़ का बजट दिया था हमने उसके लिए। तो धर्म के क्षेत्र में कार्य करना और धर्म के मुद्दों को आधार बना के राजनीति करना दो अलग विषय है। ब्राह्मण समाज इस बात को समझने में थोड़ा सा अछूता रह गया कि वर्तमान भाजपा सरकार जो है ये केवल और केवल ब्राह्मणों की भावनाओं को भावनात्मक शब्दों के माध्यम से साध रही है। कार्य करने की बात अगर देखिए तो ना तो इन्होंने ब्राह्मणों के हित में कोई कार्य किया, ना इन्होंने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कोई कार्य किया। और इस सरकार में तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के जो दावे करते हैं ब्राह्मण संगठन, वो तो कहते हैं कि 700 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या। निशान हत्याएं जो माँ बेटी जल के मरी थी, यही ब्रजेश पाठक जी थे जिन्होंने उनके परिवार से फोन पे बात करके दावा किया था कि उनके पूरे भविष्य को देखेंगे। अरे भाई साहब ऐसे सच मत बोलिए, यूट्यूब स्ट्राइक मार दिया। आजकल यूट्यूब स्ट्राइक बहुत मार रहा है। जी तो मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने उस परिवार से बात करके लेकिन उनके भविष्य के लिए दावा किया था कि उनकी भविष्य की सुरक्षा ये देखेंगे। आज मुझे जहां तक जानकारी है कि उनका बेटा न्याय के लिए भटक रहा है। चलिए पाठक जी किसी और दिन पे बात करेंगे। और आपने बड़ा वादा किया कि सपा ने घोषणा की है कि 2027 में अगर सरकार आएगी तो शिक्षा मित्रों को 55,000 रुपए महीने का मानदेय मिलेगा। तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद।